साथियों नमस्कार, मैं हूं राजेश शर्मा और आप भारत चक्र न्यूज देख रहे हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर एक शेर याद हो आया है। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धनखड़ आज कहां है ये किसी को नहीं मालूम। कोई कह रहा है कि वो नजरबंद हैं, कोई कह रहा है कि वो कुछ समय के लिए अंडरग्राउंड हो गए हैं। हकीकत क्या है किसी को नहीं पता, लेकिन उनके इस्तीफे ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जरूर करा दिया है और ऐसा लगता है कि सरकार और बीजेपी ने उनके इस्तीफे से सबक लिया है और एक ऐसा उम्मीदवार दिया है जिनकी छवि काफी साफ सुथरी और बेदाग है। कई राज्यों के राज्यपाल रहने के बाद भी वो किसी विवाद में नहीं फंसे। सीपी राधाकृष्णन की तारीफ उनके विरोधी भी करते हैं। वो तमिलनाडु से 2 बार सांसद रहे हैं और डीएमके का कहना है कि वो सही आदमी है लेकिन गलत पार्टी में। कभी ये बात अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कही जाती थी। राधाकृष्णन के चयन के ने ये बात साफ कर दी है कि अब बीजेपी दल बदलुओं को संवैधानिक पदों पर बैठाने के पहले कई बार सोचेगी। धनखड़ बीजेपी में कई दूसरे दलों का स्वाद चखने के बाद आए थे। उनकी राजनीतिक ट्रेनिंग न तो बीजेपी में हुई और न ही आरएसएस में, लिहाजा उनमें संघ के अनुशासन का बोध का बड़ा अभाव था। मोदी के आने के बाद धनखड़ को गवर्नर और उपराष्ट्रपति पद चमचागिरी में मिल गया था। उनके पहले वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति थे और उनके और धनखड़ के कद में कोई जोड़ नहीं था, लेकिन धनखड़ को ममता बनर्जी को बेहद परेशान करने का पुरस्कार मिला। उपराष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने फिर सरकार को उपकृत करने की कोशिश की और विपक्ष को पूरी तरह से बुलडोज किया, लेकिन वो ये भूल गए कि वो सरकार के लिए तब तक ही उपयोगी हैं जब तक वो सरकार के इशारे पर नाचने को तैयार हैं। जैसे ही उन्होंने अपने पर निकाले उनको कतर दिया गया। अब राधाकृष्णन धनखड़ की तरफ पूरी तरह नतमस्तक होंगे ये नहीं कहा जा सकता है। वो पद की गरिमा के खिलाफ कुछ करेंगे इस पर मुझे संदेह है। उनका चयन इस बात का भी प्रमाण है कि मोदी सरकार इस वक्त संघ के दबाव में है। इसलिए मोदी सरकार ने एक ऐसे शख्स को चुना जो पूरी तरह से संघ की विचारधारा, संस्कृति और अनुशासन से बंधा है। वो धनखड़ की तरह बाहरी नहीं है और न ही एक सीमा के बाद मोदी और सरकार की सुनेंगे। ये पिछले 11 साल के मोदी के कार्यकाल को देखते हुए हवा का एक ताजा झोंका हो सकता है। विपक्ष ने उनके खिलाफ बी सुदर्शन रेड्डी को उतारा है, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं और अपने फैसलों के लिए जाने जाते हैं। जहां उन्होंने नक्सलवाद से निपटने के लिए बनाए गए सलवा जुडुम में को गैर संवैधानिक घोषित किया था। वहीं मनमोहन सिंह को कटघरे में खड़ा करते हुए ब्लैक मनी की जांच के लिए एसआईटी बनाने का फैसला दिया था। बीजेपी उनको नस्लवाद के समर्थक के तौर पर पेश कर रही है, वहीं वो इसे मानवाधिकार हनन का सवाल खड़ा कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी पीटी पिटाई लकीर पर चल रही है। वो सुदर्शन रेड्डी के बहाने एक बार फिर राष्ट्रवाद का मुद्दा खड़ा करके विपक्ष को अराजकतावादी और आतंकवाद, नक्सलवाद के समर्थक की उनकी तस्वीर पेंट करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उपराष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रवाद बनाम नक्सलवाद में तब्दील होगा। जेपी नड्डा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव के पहले खत्म हो गया था। आरएसएस ने अंगद की तरह अपना पैर अड़ा दिया है। उसने तय कर लिया है कि अब बीजेपी का अध्यक्ष वो होगा जो मोदी शाह के इशारे पर उठक बैठक नहीं करेगा। वे पार्टी से जुड़े मामलों में मोदी शाह से सलाह मशविरा तो करे, लेकिन फैसले खुद करे। पार्टी का नया अध्यक्ष ये तय कर देगा कि मोदी शाह की पकड़ अब बीजेपी संगठन पर कितनी रह गई है। इधर बीजेपी और मोदी लगातार राहुल के हमलों को झेल रहे हैं।
राहुल लोकसभा चुनाव के समय से लगातार नैरेटिव सेट कर रहे हैं और बीजेपी सरकार सिर्फ रिएक्ट कर रही है। संविधान बचाओ का नारा हो या फिर जाति जनगणना का सवाल, और अब नरेंद्र सरेंडर और वोट चोरी का मुद्दा, बीजेपी सिर्फ बचाव कर रही है। वो न तो नैरेटिव बना पा रही है और न ही वो राहुल के सवालों का उचित जवाब दे पा रही है। वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा सरकार और मोदी की छवि को नुकसान पहुंचा रहा है। बीजेपी आज भी वही रिपीट कर रही है कि राहुल और विपक्ष मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। वोट चोर पर भी वो लोकसभा चुनाव की तरह घुसपैठियों का मुद्दा ही खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री बनने के 11 साल बाद अब प्रधानमंत्री थकने लगे हैं। उनकी राजनीतिक भाषा और जुमले पुराने पड़ चुके हैं। घुसपैठिया सब लोकसभा चुनाव में प्रभाव नहीं रहा। रेड्डी को नक्सल समर्थक बताकर वो अपनी कमजोरी ही उजागर कर रहे हैं। रेड्डी की साफ सुथरी छवि है। वैसे भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में जनता को तो वोट देना नहीं होता कि लोग भावना में बह जाएंगे। ये चुनाव तो सांसदों को करना है कि वो पार्टी लाइन से बंधे हैं। और मोदी के आने के बाद से देश की राजनीति इस कदर विचारधारा के स्तर पर बंट गई है और ऐसी वैचारिक खेमेबंदी हो चुकी है कि अब वीवी गिरी के चुनाव के समय की अंतरात्मा की आवाज पर वोट देने का प्रश्न खड़ा नहीं होगा। ऐसे में आइडेंटिटी के आधार पर पॉलिटिक्स का आकलन करने वाले जो ये सोच रहे हैं कि राधा कृष्णन के नाम पर डीएमके अपना वोट रेड्डी को नहीं देगी और सुदर्शन रेड्डी के नाम पर टीडीपी राधा कृष्णन पर मुहर नहीं लगाएगी, इसकी संभावना नहीं के बराबर है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई बड़ा उलटफेर होने वाला नहीं है। राधा कृष्णन की जीत पक्की है। बीजेपी के पास दोनों सदनों में सहयोगियों की मदद से बहुमत है। लेकिन ये चुनाव एक तरह से बीजेपी के अध्यक्ष की नियुक्ति के पहले का सेमीफाइनल है। मोदी ने धनखड़ जैसे लोगों को उपराष्ट्रपति पद पर बिठाकर और फिर इस्तीफा दिलवाकर अपनी कमजोरी और संघ परिवार के अंतर्विरोधों का इजहार कर दिया है। बस वक्त का इंतजार है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।